की प्रेस वार्ता का सुन रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उन्होंने जो बड़ी बातें हैं आर्थिक सर्वेक्षण की उसके बारे में इस प्रेस वार्ता में जानकारी दी है, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण संसद पटल पर रखा और आर्थिक सर्वेक्षण की जो बड़ी बातें हैं उसी के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और बड़ी बातों की जानकारी दी जा रही है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातें हैं उसके बारे में ये जानकारी मुख्य आर्थिक सलाहकार दे रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि उन बड़ी बातों में अगर देखा जाए तो जीडीपी जो ग्रोथ है, जो जीडीपी का विकास दर है वो आगे 7% रहने का अनुमान है और हर साल 78.5 लाख नौकरियों की ज़रूरत और ख़ास तौर पर जो ईंधन की कीमतें हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। तो इस समय हम सीधे जुड़ते हैं इस खबर पर। हमारे साथ अजय मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ में दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में, इस विशेष चर्चा में आप सभी का। मैं पहले अजय आपके पास आता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा ज़रूर। सबसे पहले आपके पास अजय, अगर बड़ी बातें कही जाएं आर्थिक सर्वेक्षण की, उनमें कौन कौन सी दो चार ऐसी बड़ी बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण का इस बार का जो हाईलाइट है वो ये सब कुछ है? धन्यवाद लालचंद। सबसे बड़ी बात जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 की यह कहती है कि देश में वित्तीय स्थिरता बनी हुई है और ये शायद एक सेंट्रल थीम कहा जा सकता है। कोविड की चुनौतियों के बाद जब पूरी दुनिया धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था संपूर्ण जो वैश्विक परिदृश्य है, तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बने रहना और कोविड के 3 सालों के बाद में आर्थिक नीतियों की सफलता, इस बात से आप स्पष्ट तौर पर इसका अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि नतीजा आपके सामने है। बीते 3 सालों में औसतन विकास दर 8% रही है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। पिछले साल की बात करें तो 3 क्वार्टर्स में 8% प्लस और उसके बाद 8.2% की सबसे ज़्यादा विकास दर यानी सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बने रहना अपने आप में इस बात को दिखाता है कि जो भारत की आर्थिक नीतियां हैं वह इस सही दिशा में जा रही हैं। दूसरी बात हमें और आपको जो प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा वो है महंगाई दर। महंगाई दर 2023 में 6.7% थी, जो 23-24 में यानी पिछले साल कम होकर के 5.4% पर आ गई है। इस साल ये 4.5% और उसके अगले साल 4.1% पर आने की उम्मीद जताई गई है आरबीआई के द्वारा। यानी ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है इन्फ्लेशन का, वो हर आम खास के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके और हमारी जेब पर। तो ये कहना कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों की जो नीतियां का कदम ताल है वो नतीजे आपको जमीन पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी खबर है। तीसरी खबर एक्सपोर्ट के मोर्चे पर जो दिखाई देती है, चालू खाता घाटा जो है वो 0.7% जीडीपी का आ गया है, जो पहले 2% के स्तर पर हुआ करता था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हमारे रुपए पर दबाव पड़ता था। रुपया इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे स्थिर करेंसीज में है, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा है वो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 6 नए जो सेक्टर फोकस करने की जरूरत है उस पर बल देता है और सिफारिशें भी देता है कि आपको वो कौन से कार्य करने हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं उसका कैसे समाधान देता है। मैं लौटता हूं। जाकि चूंकि ये आर्थिक दस्तावेज होता है, सबसे विश्वसनीय आर्थिक दस्तावेज होता है देश की आर्थिक नीतियों का और देश की आर्थिक स्थिति का। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो आर्थिक नीतियां होंगी यहां से बहुत कुछ आपको सिफारिशें जो है आर्थिक नीतियों में स्पष्ट। मैं लौटता हूं अजय, आपके पास लौटता हूं और बाकी चीजों पर भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर अनिल कुमार जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी आपके पास आता हूं। आर्थिक समीक्षा की जो ये रिपोर्ट है आगे की किस तरह की तस्वीर ये पेश कर रही है, और ख़ास तौर पर अगर जो बात अभी मैं अजय से कर रहा था निचोड़ के तौर पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती जो है वो बरकरार है, ये सबसे बड़ी बात है इस आर्थिक समीक्षा में? एक तो बात यह है कि लगातार, जैसे कि अजय बता रहे थे कि लगातार हमारी जो ग्रोथ है वो बनी हुई है कोविड के बाद। ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि पूरी दुनिया में
जो ग्रोथ की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। और भारत चाहे वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के तुलना में हो, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमीज की तुलना में हो, जी। सभी की तुलना में भारत पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है उन लोगों से। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर जो इन्फ्लेशन है वो कई कारणों से है। वैल्यू चेन के कारण है, डिस्ट्रप्शंस के कारण है, युद्ध के कारण है। लेकिन जो दुनिया में 6.8% इन्फ्लेशन चल रही है, भारत ने एवरेज 5% बना के रखी है। और उसके पीछे फ्यूल के संदर्भ में एक जिसको कहें कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण ये संभव हो पाया है। जी। एक अच्छी बात यह है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल सेविंग कम हो रही ठीक है। हाउस होल्ड, लेकिन जो चित्र इस इकोनॉमिक सर्वे में उभर करके आ रहा है कि फाइनेंशियल सेविंग कम हो रही है लेकिन रियल सेविंग बढ़ रही है। जी। यानी रियल सेविंग जब हम कहते हैं तो लोग घरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रियल सेविंग जो है वो बड़ी है। ठीक है। एक जो आगे जो ग्रोथ के लिए संभावनाएं जहां से बन रही हैं, वो संभावनाएं इसलिए बन रही हैं क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है। एक तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोथ है करीब करीब 19.8% की ग्रोथ बताई है। और उसी प्रकार से कैपेक्स जो है वो भी सरकार का वो भी बढ़ा है। यानी एक तरफ, क्योंकि चित्र में भी बड़ा अच्छा चित्र बताया है, दिखाया है इकोनॉमिक सर्वे में, कि एक तरफ सरकार हाथ बढ़ा रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हाथ बढ़ा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने मैं का लौटता काम। हूं आपके पास, लौटता हूं। तो ये एक जो बहुत अच्छा चित्र उभर करके सामने आ रहा है, देश के आगे के लिए एक अच्छा शगुन है। ठीक है डॉक्टर अनिल कुमार, जिस तरह से अभी हमने चर्चा की कि क्या कुछ बड़ी बातें हैं इस आर्थिक समीक्षा की, इस आर्थिक सर्वेक्षण की, समीक्षा रिपोर्ट की, इसमें ख़ास तौर पर यह बात कही गई है कि जो हमारा जो जीडीपी का विकास दर है उसको लेकर के जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें दो बातें निकल करके आती हैं कि एक तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो प्रदर्शन किया है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और दूसरी बात ये कि आगे भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन होना है वो संतोषजनक है, वो अच्छी तस्वीर है आपके हिसाब से? देखिए, इस आर्थिक सर्वेक्षण में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या उपलब्धि रही है और क्या विकास दर रही है। वो जग जाहिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जो विकास दर पिछले 3 सालों में 8% लेके आना, ये कोई कम कीर्तिमान नहीं है। और आने वाले साल का भी जो प्रोजेक्शंस हैं विकास दर वो 7% के आसपास है। दुनिया की अभी भी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसके साथ साथ इस सर्वेक्षण में एक फ्यूचर आउटलुक दिया हुआ है कि हमारे सामने रोड मैप है सन 2047 तक हमें कैसे डेवलप एक विकास देश बनना है, उसके लिए हमें किस किस पर जोर देना है। इसमें जो मीडियम टर्म की बातें हैं, 3 बातें सामने आई हैं कि हमारा जो भारत सरकार का जो जोर होने वाला है वो 3 बिंदुओं पर रहेगा। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना, स्किलिंग। रोजगार के लिए स्किलिंग बहुत जरूरी है, और अगर हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है उसके लिए स्किलिंग की बहुत अति आवश्यकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। आज हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पिछले साल की तुलना में तकरीबन सेंट्रल स्टेट मिला के तकरीबन 22% बढ़ा है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ा है। तो ये ऐसे बिंदु हैं जो हमारे देश को और तीव्र गति से गतिमान। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अजय, जिस तरह की ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आई है, संक्षेप में बताइएगा कि कल जो बजट आने वाला है उसके बारे में क्या इस आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ इस तरह की भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या?
देखिए, इसमें खतरा है। अगर मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, वित्त मंत्री के दिमाग में वो सब कुछ इस वक्त शायद फ्रीज हो चुका है और जो बजट कॉपीज़ हैं वो प्रिंट के लिए जा चुके हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो कुछ सिफारिशें हैं, इसलिए ये कहा गया है कि आपको MSMEs पर बहुत बड़ा फोकस करना होगा, वो शायद आपको देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के जो प्रोडक्शन में कमी आई है, थोड़ा सा 329 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, उसको देखते हुए कैसे, क्योंकि मानसून हो सकता है प्रभावित हो, जितना मौसम विभाग ने कहा है उसके हिसाब से अभी तक मानसून बढ़ा नहीं है आगे, इसलिए फूड इन्फ्लेशन पर आपको कुछ कदम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है खाद्य सब्सिडी का आंकड़ा कल हम देखें कि थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आए। खाद जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जो फूड सब्सिडी है, उसको लेकर के वित्त मंत्री कितने रकम की घोषणा करती हैं, वो देखने वाली बात होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्सिडी मैनेजमेंट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ बहुत ही सेंट्रल फोकस होने जा रहा है, स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ही सेंट्रल फोकस होने जा रही है कल के बजट का। और ये स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस फिस्कल डिसिप्लिन पर पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, कल अगर आप फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा देखेंगे तो वो 5.1 या 5% के आसपास रहेगा, जो कि वित्तीय अनुशासन, जिसपे निवेश, घरेलू निवेश और विदेशी निवेशकों का रुख भी बहुत कुछ निर्भर करता है, वो आपको बिल्कुल संतुलित नजर आएगा। तो संतुलित अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था और मजबूत अर्थव्यवस्था, ये कल के बजट के केंद्र में होगा। ठीक, अजय जरूर अब कल आने वाले बजट का सभी को इंतजार है, लेकिन आपने बहुत सारे संकेत दिए हैं कि यह आर्थिक समीक्षा क्या तस्वीर पेश कर रही है और किस तरह से बजट आ सकता है। समय की फिलहाल कभी बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए, प्रोफेसर अश्विनी महाजन आपका भी जुड़ने के लिए और डॉक्टर अनिल कुमार जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आज हम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक खास प्रोग्राम देखेंगे। इस वक्त लाल रंग